नंबर 8 दैट इज कंट्रोलिंग। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमें देखना है रिलेशन क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, और फिर हम लास्ट में पढ़ना है हमको स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। दीज आर द थ्री टॉपिक्स इन द कंट्रोलिंग। आप 4 भी कह सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया, तीसरा रिलेशन हो गया, चौथा हो गया कंट्रोलिंग प्रोसेस। अगर इन 4 टॉपिक्स को पढ़ डाला तो लाइफ नहीं, चैप्टर जिंगल वाला, लाइफ तो वैसे भी कभी जिंगल वाला नहीं हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट से। कंट्रोलिंग होता क्या और क्यों करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बचपन के दिनों की याद दिलवाना चाहता हूँ। याद करो जब आप लोग छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, चैप्टर नंबर 1 पे पढ़े थे, और चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है। आपको याद होगा मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, यस, प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डन थ्रू अदर्स विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जब मैंने प्रोसेस वाला पार्ट आपको बताया तो मैंने बताया था प्रोसेस में काम स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं, सीक्वेंस में करने पड़ते हैं। और जब काम सीक्वेंस में करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम लोग स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग करने के बाद हम लोग डायरेक्टिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करने के बाद हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, और कंट्रोलिंग के बाद फिर दोबारा से हमारी प्लानिंग आ जाती है। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी, हमने अपने गोल सेट किए थे, टारगेट सेट किए थे, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग के लिए चीज़ें भी अरेंज की, स्टाफिंग में हमने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा किया, एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया, ट्रेनिंग दी, फिर हम डायरेक्टिंग में उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और अब हमारा वक्त आ चुका है कंट्रोलिंग करने का। उनको फिर से उन लोगों को जिनको मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने गोल बनाए थे वो क्या गोल थे और एक्चुअल में क्या हम उनको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, हमने टारगेट क्या सेट किया था और एक्चुअल में हम क्या अचीव कर पाए, ये बातें हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं अंडर द प्लानिंग, सॉरी अंडर द कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है उसको समझने के लिए आप ये ऐसे सोच लीजिए कि आपने प्लान बनाया था 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले कि सर हम तो 90% से मार्क्स कम लाएंगे ही लाएंगे, इतने से कम तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हम चाहेंगे तो 90 ही आए या तो 90 से ऊपर जाए, इतने से कम आएगा तो हम तो खुद डूब के मर जाएंगे, हाँ चुल्लू भर पानी में। हाँ लेकिन अब आपने अपने प्री बोर्ड के मार्क्स देखे हो, जहाँ फाइनल हाफ ईयरली के मार्क्स देखे, वो आ रहे हैं 40%, 50%, कईयों के तो 20-30% आ रहे हैं। तो फिर आप देख रहे हो कि प्लान तो ये था, एक्चुअल में ये हो रहा है, तो ये बीच में इतना गैप क्यों आ रहा है, ये बीच में जो 40-50% का गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये गैप आने के कारण क्या है, व्हाट इज द रीजंस ऑफ दीज डिफरेंसेस। और इन डिफरेंसेस को हम लोग इस चैप्टर में बोलते हैं डेविएशंस। हमें यहाँ पे पता करने की कोशिश करनी है कि हमारे डेविएशंस क्यों आ रहे हैं, क्या वो कारण है जिनकी वजह से डेविएशन आ रहे हैं, और फिर हम उन पर क्या ऐसे एक्शन लें जिनकी वजह से आगे ये डेविएशन ना आए। यही काम करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। तो कुछ लोग होते हैं बड़े शौक से जाते हैं जिम में, हाँ बोलते हैं सर हम तो इसी तरह की बॉडी बनाकर जाएंगे, मतलब आएंगे, इससे कम तो हम बर्दाश्त नहीं, इसलिए ऐसे थोड़ी ना टाइम पास के लिए थोड़ी ना जिम जा रहे हैं। प्लान कुछ ऐसा होता है और जब जिम में जाते हैं तो एक्चुअल में हालात कुछ ऐसे होते हैं, प्लान वर्सेस एक्चुअल। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अपने प्लान परफॉर्मेंस को जो हमने प्लान किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना है। हमें प्लानिंग को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, ताकि हमें ये पता चल सके कि डेविएशन कितना आ रहा है, गैप कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, आपने प्लान बनाया था कि 90% एग्जाम में मार्क्स चाहिए, लेकिन भाई साहब हमारे मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ 40%, ये बीच में जो 50% कम आ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों, किस वजह से ये 50% का गैप आ रहा है। टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप दोस डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस को रोकने के लिए कुछ मेजर्स लेना, यही कंट्रोलिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस टू फाइंड द डेविएशंस। डेविएशंस को फाइंड करने के लिए कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ, और कोशिश की जाती है कि आगे से वो डिफरेंसेस ना आए। कंट्रोलिंग को बोलते हैं कि ये लास्ट फंक्शन नहीं है, बट एक ऐसा फंक्शन है जो मैनेजमेंट को फिर से प्लानिंग पर लाकर रख देता है, क्योंकि फिर से हम प्लानिंग की तो करेंगे यहाँ से कि आगे से वो डेविएशन ना आए। अब जो हो गया सो वो तो हो ही गया, लेकिन यहाँ से सीख लेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमने गलतियाँ की और वो गलतियों के क्या कारण थे, और आगे वो गलतियाँ हम ना दोहराएं। इसलिए आज से हम लोग फिर से काम करना शुरू कर देंगे, प्लान करना शुरू कर देंगे। तो अब हम जो 4 टॉपिक थे उसमें से पहला टॉपिक तो यही था कि कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तो कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। बाकी सब चीजें टॉपिक बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस।
क्योंकि इन 3-4 में से कोई भी मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस इसी के है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो पहले आप देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, जैसे प्लानिंग की भी प्रोसेस थी, स्टाफिंग की भी थी, ऑर्गेनाइजिंग की, डायरेक्टिंग की, सबकी प्रोसेस थी, वैसे ही कंट्रोलिंग की प्रोसेस भी है। तो सीधे चलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग प्रोसेस पे, यहाँ से हमें मीनिंग भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज आता है सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स। सबसे पहले आप क्या करो, अपने टारगेट सेट करो, आप अपना गोल सेट करो कि आपका टारगेट क्या है। और गोल्स जो भी हों आपके मोस्टली कैसे होने चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। आपके जितने भी गोल्स हों, जितने भी टारगेट्स आप सेट करो, वो सब कैसे होने चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। नॉर्मल गोल कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ, कुछ गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो न्यूमेरिकली आपको सेट करने पड़ जाएं, क्योंकि उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन करना मुश्किल ही नहीं है। जैसे आपने प्लान किया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे। अब एम्प्लॉइज ऑनेस्टी, एम्प्लॉइज वैल्यूज, एम्प्लॉइज कमिटमेंट्स, ये हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टारगेट तो वो भी रहता है अचीव करने का, लेकिन नहीं कर सकते। तो कुछ गोल्स क्वालिटेटिव हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 99% या 90% ऑफ द गोल्स आपके कैसे होने चाहिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए, ताकि आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये क्वालिटेटिव हो गया। कितने लाएंगे ये बताओ, तो मैंने बोला 90% मार्क्स लाएंगे, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स में गोल डिफाइन होना। तो फर्स्ट काम आपका यही है कि आप अपने गोल्स को डिफाइन करो इन द क्वांटिटेटिव टर्म्स। स्टैंडर्ड सेट करो, हर चीज के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। वर्कर्स के टारगेट हो सकता है, एक दिन में 10 यूनिट बनाने, 50 यूनिट बनाने, 1000 यूनिट बनाने। हमारी कॉस्ट का टारगेट हो सकता है 10%, एक यूनिट कितने बनाना है, 5 रुपये में, 10 रुपये में, 20 रुपये में। सेल्स का टारगेट हो सकता है 1 करोड़ कमाना, 1 करोड़ की सेल करनी है, 10 करोड़ की सेल करनी है। प्रॉफिट का टारगेट हो सकता है, हर चीज के स्टैंडर्ड हो सकते हैं। A to Z जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती हैं, हर चीज के स्टैंडर्ड्स आपको पहले से ही सेट करके रखने हैं। सिर्फ एक्चुअल टारगेट नहीं, मतलब हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, उन सब के स्टैंडर्ड्स पहले से सेट किए जाते हैं कि इस एक्टिविटी का मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया, ये तो हम लोग वैसे भी प्लानिंग में कर चुके थे। अब दूसरा काम, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड सेल 20 लाख की, स्टैंडर्ड प्रॉफिट 4 लाख का, रिडक्शन इन कॉस्ट 5%, ये सब आपके कुछ टारगेट्स थे जो आपने पहले से ही डिफाइन कर रखे थे। सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स। अब आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। दूसरे स्टेप में आपको देखना है कि आप एक्चुअल में कितना परफॉर्म कर रहे हो। जैसे आपने पहली बार टारगेट सेट किया तो 90% चाहिए, और फर्स्ट टर्म में आपके मार्क्स आए 50%, दूसरी टर्म में आया 55%, तीसरी टर्म में आया 60%, चौथी टर्म में मतलब फर्स्ट प्री बोर्ड में आए 60%, सेकंड प्री बोर्ड में आया 70%, और थर्ड प्री बोर्ड में आ रहे हैं 80%। तो आप ये क्या कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप एक्चुअल में कितना अचीव कर पाए। जब तक आप लिखोगे नहीं कि आप एक्चुअल में कितना अचीव कर रहे हो, तब तक कोई उसका रिजल्ट आने वाला भी नहीं है, कुछ आप उसको कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि आप एक्चुअल में कितना परफॉर्म कर रहे हो। आपने तो टारगेट बस सेट कर दिया, अब काम कर रहे हो तो पता लग रहा है कि काम तो हो रहा है, बस ठीक है, काम हो ही बस रहा है। एक्चुअल में उसमें रिजल्ट कितना आ रहा है वो हमने मेजर ही नहीं किया आज तक। वो काम अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, जब तक आप लिखोगे नहीं, नोट नहीं करोगे, तो आप उस परफॉर्मेंस को कभी मेजर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका अगला काम होता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लेते हो, फिर तीसरा काम आता है आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होता है। जैसे आपने प्लान बनाया था ये, और एक्चुअल में हो रहा है ये, तो अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पे कुछ डेविएशंस फाइंड करने हैं। अब आप कंपेयर करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को। सोचो आपने प्रॉफिट के लिए सोचा था 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाया है सिर्फ 90 लाख का, तो ये बीच में जो गैप आया 10 लाख का, ये आप यहाँ पे कंपेयर करके पता करोगे। तो कंपैरिजन करना पड़ता है तीसरी स्टेज में, ताकि हमें पता चल सके डेविएशंस कितने आ रहे हैं। जब हमें डेविएशंस पता चल जाते हैं, फिर चौथी स्टेज आती है एनालाइज करना डेविएशंस को। एनालाइज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर डेविएशंस की 2 कैटेगरी बनानी है, 2 तरह के डेविएशंस की कैटेगरी बनानी है, जिसमें आप एक कैटेगरी में अपने सीरियस वाले डेविएशंस डालोगे, मतलब सीरियस वाले डिफरेंसेस डालोगे जो बहुत ज़रूरी थे आपके लिए लेकिन वहाँ पे कमी रह गई, और कुछ दूसरी कैटेगरी में ऐसे वाले डेविएशंस डालोगे जो थोड़े से कम ज़रूरी थे या ज़रूरी नहीं थे, उनमें डिफरेंसेस आते हैं तो आते रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा था
दो जगह पर आपने सोचा था कि एक तरफ मार्क्स सोचे थे कि आपके मार्क्स जो आने चाहिए 12th क्लास में 90% आने चाहिए, और प्री बोर्ड का रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि आपके मार्क्स तो आ रहे 30%, आप तो पास भी नहीं हो रहे बड़ी मुश्किल से। तो और दूसरी तरफ आपने सोचा था कि मेरा महीने भर का स्टेशनरी का खर्चा 500 रुपए का आना चाहिए, वो स्टेशनरी का खर्चा 900 रुपए का आ रहा है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेविएशन नहीं है आपके लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट डेविएशन वो है कि 90% की जगह 30% पे आ गए। तो आपको कंपेयर करना है अपने डेविएशंस में कि कहां पर डिफरेंस जो है वो सीरियस वाले हैं, कहां पर डिफरेंस जो है जिनको इग्नोर किया जा सकता है। तो जो डेविएशंस हमारे पास सीरियस वाले होंगे उनको हम इस वाली कैटेगरी में डाल देंगे, सीपीसी वाली कैटेगरी में, और जो डेविएशंस हमारे नॉर्मल वाले होंगे जिनको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये स्टेशनरी वाला खर्चा है बाद में इन पर फोकस कर सकते हैं, इनको डालेंगे एमबीई कैटेगरी में। अब ये कौन सी कैटेगरीज हैं मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझ लीजिए कि अभी तक हमने क्या किया। सबसे पहले टारगेट सेट किया, फिर टारगेट सेट करने के बाद परफॉर्मेंस को मेजर किया एक्चुअल में जो किया, फिर दोनों को कंपेयर किया। दोनों को कंपेयर किया तो आपको डेविएशंस पता चले, और डेविएशंस पता चल गए आपको हर जगह पे डेविएशंस आए होंगे। जैसे मान के चलो बिजनेस के मार्क्स में भी डेविएशन आएंगे, इंग्लिश के मार्क्स में भी आएंगे, अकाउंट में भी आएंगे। ऐसी पढ़ाई को लेकर के बाहर निकले तो पेट्रोल के खर्चे पे भी डेविएशन आएगा, आपके पॉकेट मनी की एक्सपेंसेस में भी डेविएशन आएगा, आपके स्टेशनरी के एक्सपेंसेस में भी डेविएशन आएगा। हर जगह पे डेविएशन देखने को मिलेंगे। कई जगह पे आपने सोचा होगा 100 रुपया खर्च हो जाए, वहां पे 80 ही हुआ होगा, और कई जगह पे आपने सोचा होगा 100 रुपया खर्च हो, वहां पे 120 भी हो सकता है। तो डेविएशंस तो हर जगह आते ही आते हैं, ये बात कंफर्म है। कई जगह पे छोटे डेविएशंस होते हैं, कई जगह पे बड़े होते हैं, कई जगह पे सीरियस वाले होते हैं, कई जगह पे नॉर्मल से होते हैं। तो आपको देखना है कि आपके पास जो डेविएशंस आए उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। जो बड़े डेविएशन और सीरियस डेविएशंस है उनको डाल देना है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की कैटेगरी में। बोलते हैं कि अगर तुम हर चीज कंट्रोल करने बैठोगे तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात बोली गई थी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर। आपको हर चीज कंट्रोल नहीं करनी है। आप हर चीज को कंट्रोल करने बैठोगे, पता लगे सारा टाइम तुम हर चीज पर कंट्रोल करने में लगा दिया, कंट्रोल तुमसे कुछ हुआ नहीं। आपको छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना है। मार्केट में 150-200 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा होता है तो होने दो, लेकिन मेजर चीज पर फोकस करो जहां पे ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, जहां पे फ्यूचर की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। इनको बोलते हैं KRAs, इनको बोला जाता है KRAs, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल वाली कैटेगरी, सम की एरियाज। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर एक ही है, नर्स एक ही है, वेंटिलेटर एक है, सब कुछ एक है। एक व्यक्ति का काम वहां पे चल जाता है, छोटा सा काम। एक मेरे जैसा लड़का पहुंचा 28-30 साल का, बोले डॉक्टर साहब कल रात से ना कमर अकड़ गई है, कमर ना दर्द हो रही है बहुत तेज, इसका इलाज कर दो। है ना, बीमारी लग गई बेचारे को, कमर दर्द हो रही है। तो डॉक्टर जैसे चेक करने लगा, एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में एक आदमी है जो खूना खच्ची हो चुका है, जिसका ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा था, सर पूरा खिंचल चुका है, हाथ पांव पूरे छिल चुके हैं, खून बह रहा है। अब आप एक लॉजिकल आंसर दो, डॉक्टर पहले वाले का इलाज पहले करेगा या सीरियस वाले का इलाज पहले करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन है उसको पहले फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो मर जाएगा बंदा। इसका तो थोड़ा देर बाद में भी देख लेंगे या ना भी देखेंगे तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाने वाला है, झेलने में तो थोड़ा कष्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम तो लिमिटेड है ना। जैसे वो डॉक्टर वहाँ पे एक ही था, वैसे हम भी एक मैनेजर रहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पास भी टाइम लिमिटेड रहेगा। हम हर एक डेविएशन में ध्यान देने बैठेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब डॉक्टर बोले थोड़ी देर मैं इसको देख लेता हूँ, थोड़ी देर इसको देख लूंगा, फिर थोड़ी देर उसको देख लूंगा, फिर तो वो किसी का भी इलाज ढंग से नहीं कर पाएगा। उसको प्रॉपर अटेंशन एक को देना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी एक का इलाज ढंग से कर पाएगा। तो सबसे पहले वो किस पे फोकस करेगा? जिसकी कंडीशन क्रिटिकल होगी। ऐसे ही हमारे लिए जो डेविएशंस आए हैं, जो डिफरेंसेस आए हैं, हम उनमें से उन डेविएशंस पे सबसे पहले फोकस करेंगे जो क्रिटिकल है हमारे लिए, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस एरियाज बोलते हैं, की एरियाज बोलते हैं, की रिजल्टिंग एरियाज। की रिजल्टिंग एरियाज वाले जैसे मान के चलो सेल्स हो गया, कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये हमारे की रिजल्ट एरियाज है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स यहीं से निकलते हैं। तो सबसे पहला फोकस हमारा इन्हीं की रिजल्ट्स एरियाज पे होना चाहिए कि सबसे पहले हम इनको फोकस करें कि इनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर इधर डेविएशंस आ रहे हैं तो सबसे पहला टाइम हम यहाँ पर डिवोट करेंगे इनको सही करने के लिए, ताकि आगे से वो गलतियां ना हो। अब आया समझ? और कुछ चीजें ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मींस फोकस ऑन सम की एरियाज। इफ there is any deviation in these areas, then it must be attended urgently. Key areas are those which have impact on whole organization.
जिनका इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा। अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलिए 3 स्टैंडर्ड आपने सेट किए थे। पहला था कि आपको प्रोडक्शन करना है, प्लान था ये, प्रोडक्शन करना है 10 लाख यूनिट को। कॉस्ट आपकी रहनी चाहिए पर यूनिट, हर एक यूनिट को बनाने के लिए, हर एक सामान को बनाने की कॉस्ट रहनी चाहिए 20 रुपये। और साथ में ये सोचा था इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो ये आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना चाहिए 50,000 रुपये। ये आपका प्लान था, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में हुआ कि प्रोडक्शन हुआ 9,50,000 यूनिट्स का। एक्चुअल में 10 लाख का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, 50,000 यूनिट्स कम रह गए। कॉस्ट पर यूनिट पहुंच गई 23 रुपये, 23 रुपये भी ज़्यादा ले लो, 21 रुपये पर यूनिट। कॉस्ट पहुंच चुकी है 21 रुपये पर यूनिट, 20 की जगह 1 रुपये से बढ़ गई। और इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 1,10,000 रुपये का। ये डेविएशन 1 है, ये डेविएशन 2 है, ये डेविएशन 3 है। यहाँ पर डेविएशन जो आ रहा है वो आ रहा है 50,000 यूनिट का, यहाँ पे डेविएशन आ रहा है 1 रुपये पर यूनिट का, और यहाँ पे डेविएशन आ रहा है 7,000 रुपये का। एज ए समझदार मैनेजर आप सबसे पहले किस डेविएशन पर ध्यान दोगे? एज ए समझदार मैनेजर आपको सबसे पहले किस डेविएशन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सबसे पहले ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेविएशन आ रहा है, 60,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। कुछ बोलेंगे नहीं सर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दो, प्रोडक्शन 50,000 यूनिट का हो रहा है। और इस पर बहुत ही कम लोग बोलेंगे क्योंकि 1 ही रुपये का डेविएशन आ रहा है। बेटा लेकिन अगर एक समझदार मैनेजर होगा ना, जो दिमाग लगाने वाला होगा, तो वो सबसे पहले किस डेविएशन पर ध्यान देगा? वो सबसे पहले डेविएशन पर ध्यान देगा दूसरे वाले कॉस्ट पर। आप देखिए यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट पर 1 रुपये से बढ़ गई है, तो टोटल यूनिट्स हमने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं? 9.5 लाख यूनिट्स बनाए। तो टोटल घाटा हमारा पता कितने का हुआ इस 1 रुपये बढ़ने से? 9.5 लाख रुपये का घाटा हो चुका है। अब ये घाटा सिर्फ 9.5 लाख तक ही सीमित नहीं है, ये फ्यूचर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट करने वाला है। अगर हम 20 रुपये में कोई यूनिट बनाते थे तो उसको मार्केट में 22 रुपये या 23 रुपये में बेचते थे, सामने वाला 25 रुपये में मार्केट में बेचता था, बढ़िया कमाता था। अब वो 21 रुपये का हो गया तो हम 23 या 24 रुपये में सामने वाले को वो सामान देंगे, वो आगे 26-27 रुपये में मार्केट में बेचेगा। हमारा प्राइस बढ़ जाएगा मार्केट में, हमारा मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो सेल्स भी कम हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले ये फोकस करना है, ये कॉस्ट 1 रुपये से कैसे बढ़ गई, इस कॉस्ट को कम करना है। सबसे पहला टाइम मैनेजर अपना डिवोट करेगा इस कॉस्ट पर यूनिट को कम करने में, फिर टाइम देगा प्रोडक्शन बढ़ाने में। ये तो छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, 60-70 हज़ार एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैटर नहीं करता, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है। इनको हम इग्नोर कर देंगे। इनको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? इन दोनों को डाल देंगे हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, जिसमें सबसे पहले डालेंगे कॉस्ट को, दूसरे नंबर पे डालेंगे प्रोडक्शन को, और मैनेज इलेक्ट्रिसिटी बिल को डाल देंगे MBE की कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जो लिमिट के अंदर है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाद में टाइम मिलेगा तो इन पर भी फोकस करेंगे। जैसे अगर वो बच्चा वो क्या बोलते हैं पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो हम इस कमर दर्द वाले का भी देख लेंगे अगर वो टिका रहा है उतनी देर तक, नहीं तो उसको जाकर कहीं और दिखा लेगा, डॉक्टर के हिसाब पर गया था। तो इनको जो डेविएशंस को अभी हमें तुरंत फोकस करने की जरूरत नहीं है, जिनको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं, जहाँ वो डेविएशन अभी लिमिट के अंदर है तो उन पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल लें तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोगों ने सब में सोचा था BST, इको और अकाउंट, इंग्लिश और ऑप्शनल जो भी आपका हो, सब में आपने सोचा था कि आपके नंबर जो आएंगे वो 90, 90, 90 आएंगे। अब प्री बोर्ड हुआ है पहला और मान के चलते हैं मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स जो आपके आए हैं BST में आपके नंबर आए हैं 86, इको में नंबर आए हैं 46, अकाउंट में नंबर आए हैं 30, इंग्लिश में नंबर आए हैं 60 और ऑप्शनल में आपके नंबर आए हैं 90। तो अब आपको लगेगा देखो कि यहाँ पर भी डेविएशन आ रहा है, यहाँ पर भी डेविएशन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन अगर डेविएशंस को थोड़ा एनालाइज करोगे तो BST का डेविएशन 4 मार्क्स का है, तो ये ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं।
तो ये वाला डेविएशन जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे। यहाँ पर तो डेविएशन ही नहीं है, इसको कहीं पे डालना पड़ेगा। और ये तीनों डेविएशन जो आ रहे हैं ये खतरनाक वाले हैं। इंग्लिश को भी आप अभी डाल सकते हो एक्सेप्शन वाले में, बोलेंगे चलो 60 आ रहे पास तो हो रहे, ये दोनों पे हाल बुरा है, इसलिए इनको डालना पड़ेगा आपको CPC वाली कैटेगरी में, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। समझ गए? यहीं से क्वेश्चन आता है आपका मेनली, इस दो टॉपिक में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल कर आता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में यही बात है कि आप सारे रिसोर्सेज अपने हर जगह पर नहीं लगा सकते, आपको अपने रिसोर्सेज उन जगहों पे लगाना है जो आपके की रिजल्टिंग एरिया है, और जो छोटे मोटे डेविएशन जो आ रहे हैं इनको इग्नोर करना है। इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सेव होंगे, आप अटेंशन दे पाओगे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर, ना तो आपका टाइम का वेस्टेज होगा ना एनर्जी का वेस्टेज होगा रूटीन लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये सबऑर्डिनेट्स के ऊपर डाल देंगे, उनको बोल देंगे एम्प्लॉयज को तुम लोग देख लो यार क्या ये क्यों दिक्कत हो रही है बस। और इससे आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे कि आपके सामने क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और सिंपल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ये फायदे होते हैं इसके। फिर आखिरी में आता है जब हमें डेविएशंस पता चल गए, एनालाइज भी कर लिया, और एनालाइज करने के बाद हमें पता चला, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल करने के बाद हमें पता चला कि किन कारणों से डेविएशन आ रहे हैं। तो पापा ने एनालाइज किया, तुम्हारा पता किया पापा ने कि 60 नंबर का डेविएशन आ रहा है, 30 नंबर आ रहे हैं अकाउंट में 90 में से, मतलब 100 में से 90 में का टारगेट रखा है, आ 30 रहे हैं। पापा ने रिसर्च पता किया, एनालाइज करने का काम वही तो, रिसर्च करना, फाइंड आउट करना कि वो रीजंस क्या हैं डेविएशन के। तो फाइनली फिर पापा को पता चला तुम स्कूल के बाद कोचिंग के बहाने किसी दीदी के साथ बाइक पे बैठ के घूमने जाते हो, और 2-2 घंटे तक रेस्टोरेंट में बैठ के पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, और फिर कोचिंग के बहाना लेकर घर आ जाते हो और दिन भर उसी के साथ घूमते रहते हो। इसी कारण से तुम्हारे अकाउंट में नंबर 30 आए। तो फिर क्या होगा? फिर चप्पल इज द डिवाइस यूज्ड बाय इंडियन पेरेंट्स टू रीशेपिंग देयर किड्स फॉर बेटर टुमारो। बस फिर चप्पल उठाई जाएगी, बेल्ट उठाई जाएगी, कुछ डंडा भी हो सकता है, और फिर आपके ऊपर उसका यूज किया जाएगा। डेट इज करेक्टिव मेजर, उसको सही करने का तरीका लिया जा रहा है, बस तरीका यूज किया, आपका काम हो गया। दीज आर द स्टेप्स। अच्छा, ऐसे इसमें एक और एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किस तरह के डिफरेंट वो मेजर्स लिए जाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कहीं प्लान में तो कोई गलती नहीं है, हो सकता है प्लान ही गलत बना हो, एक्टिवेशन बिल्कुल सही था, प्लानिंग ही गलत कर दी, तो पहले प्लानिंग पे चेक करो। अगर प्लानिंग में कोई गलती नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो ऑपरेशंस में गलती रही होगी, तो फिर ऑपरेशंस चेक करो। अब ऑपरेशंस में कैसी गलती हो सकती है? हो सकता है मशीनें खराब हो तो मशीनों की रिपेयर करो, हो सकता है मशीनें आउटडेटेड हो गई हो तो नई मशीनें खरीदो, हो सकता है एम्प्लॉयज में आलसपन भरा हो तो सुपरवाइजर को और ज़्यादा डांट काट दो कि इन पर नजर रखें, हो सकता है एम्प्लॉयज को काम करते ना बनता हो तो उनको ट्रेनिंग दो। तो ये कुछ मेजर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड रिवीजन में करना पड़ता है स्टैंडर्ड का। क्या होता है, कई बार स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट बना लेगा, लेकिन किसी भी हाल में आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं बचा कि 7 यूनिट से ज़्यादा कोई बना पाए, तो हमें अपने टारगेट को नीचे लाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड रिवीजन। और हो सकता है कि टारगेट हमने 10 का रखा तो हर व्यक्ति 15 यूनिट से ऊपर बना रहा है, मतलब हमने टारगेट लो सेट किया था, इसका मतलब हमें अपवर्ड रिवीजन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड का। कोई एक आध दो करे वो चलता है, लेकिन पूरी टीम का ही वही रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिए थे। तो कई बार हाई स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो उनको डाउन पे लाना पड़ता है, कई बार डाउन स्टैंडर्ड सेट होते हैं उनको हाई पे लेके जाना पड़ता है। ये डाउनवर्ड रिवीजन और अपवर्ड रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड कहलाता है। तो लास्ट में हम कंट्रोलिंग की फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने का मतलब है हम चेक करते हैं, पहले रिपोर्ट बनाएंगे कि पहले कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डेविएशन आए, फिर उस डेविएशन पे रीजंस क्या थे और उस डेविएशन पे हमने एक्शन क्या लिया है, उन सब की एक रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि अगले साल जब हम प्लानिंग करें तो हमें पता हो कि हमने लास्ट ईयर हमारे पास कौन कौन से डेविएशन थे और उनमें क्या क्या कमियां रह गई थी और उन पे हमने क्या एक्शन लिए थे। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला काम था सेटिंग ऑफ टारगेट, दूसरा मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, चौथा एनालाइजिंग डेविएशंस, पांचवा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड छठा फीडबैक रिपोर्ट बनाना। बस ये थी कंट्रोलिंग प्रोसेस।
अब कंट्रोलिंग की प्रोसेस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिश्ता है? तो टोटल मिला के 4 रिलेशन है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये 4 रिश्ते कहलाते हैं। सबसे पहला है दोनों के बीच में नेचर और कॉन्सेप्ट। नेचर और कॉन्सेप्ट ही समझ लो। सबसे पहले नेचर में बोला गया, प्लानिंग का मतलब वही होता है थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच के रखो गोल क्या है, कैसे अचीव करेंगे, किन लोगों को लगाएंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। ये हो गया आपका प्लानिंग का मेजर, ये हो गया आपका प्लानिंग का मेजर। फिर दूसरे नंबर पे प्लानिंग का मेजर करो, प्लानिंग का ये हो गया आपका प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। अब दूसरे नंबर पे आता है कंट्रोलिंग पर। प्लानिंग का मतलब यही था ना, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाई इट शुड बी डन, ये तो हमें पता था। अब कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? कंट्रोलिंग का मीनिंग भी यही है, कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस टू फाइंड द डेविएशन एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप दोस। दोनों का मीनिंग बस लिख दो, पहले कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट लिख दो, जहाँ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लिख दो, फिर कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट लिख दो। लो, पहला रिलेशन तो यही हो गया, कोई रिश्ता ही नहीं था इसमें। दूसरा काम का है, ये तो पहले का जबरदस्ती बनाया हुआ। दूसरा काम का है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। बात बोली जा रही है दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग अधूरी और प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरी। देखो, इसका सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते समय हमें कंट्रोलिंग देखनी पड़ती है, कंट्रोलिंग चेक करना पड़ता है कि लास्ट ईयर कौन सी कमियां रही। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कि लास्ट ईयर हम कौन सी कमियां करके आए, तभी तो हम कंट्रोलिंग प्लानिंग आगे की कर पाएंगे। जब लास्ट ईयर की कंट्रोलिंग हमें पता हो लास्ट ईयर कहाँ पे कौन कौन से डेविएशंस आए थे, वो किन कारणों से आए थे। और जब कंट्रोलिंग करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कंट्रोलिंग करते समय कि हमने प्लान क्या किया था, नहीं तो हम कंट्रोलिंग क्या करेंगे। तो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इंटरलिंक भी है। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग नहीं हो सकती। दोनों ही एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। जब दोनों ही एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को साथ में ही लेकर चलना पड़ेगा। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटरलिंक्ड भी है। प्लानिंग करते समय कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग करते समय प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। एक और आता है इसमें, प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। जब हमने कंट्रोल प्लानिंग पढ़ा था मैंने बताया था प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं और बैकवर्ड लुकिंग भी है। ये कैसे? देखो, जब हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, मान के चलो आज हमारा कंट्रोलिंग का क्लास चल रहा है, तो पहले कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग करने से पहले हमने पीछे चेक किया कि प्लान क्या बनाया था। अब हम एक्चुअल में कंपेयर कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है और फ्यूचर में ऐसा क्या करें कि प्लान और एक्चुअल बराबर रहे। तो पहले मैंने प्लान देखा, मतलब मैं पीछे गया बैकवर्ड। अब मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसा ना हो फॉरवर्ड। तो दोनों ही के पहले तो कंट्रोलिंग हो गई, पहले कंट्रोलिंग में प्लानिंग को देखते हैं, फिर आगे फ्यूचर का देखते हैं। तो पहले पीछे देखो फिर आगे बढ़ो। ऐसे ही प्लानिंग के साथ भी है। प्लानिंग करते समय हम पहले कंट्रोलिंग चेक करते हैं कि कंट्रोलिंग में देखते हैं कहाँ कहाँ पे डेविएशंस आ रहे हैं ताकि उनकी प्लानिंग हम अच्छे से कर सकें। और फ्यूचर में फिर ऐसा क्या करें कि वो डिफरेंसेस ना आए। तो प्लानिंग करते समय पहले कंट्रोलिंग करनी पड़ती है जो पीछे का फंक्शन है, और फिर फ्यूचर के लिए करनी पड़ती है तो ये आगे का फंक्शन है। तो दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। और चौथा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, प्लानिंग इज इवैल्यूएटिव और प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग हमें प्रिस्क्राइब करती है और कंट्रोलिंग हमें इवैल्यूएट करके देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को आपने अपनी बीमारी बताई, डॉक्टर ने बहुत लंबा पर्चा आपको लिख कर दे दिया, ये दवाई सुबह शाम दोपहर में खानी है, ये पानी के साथ खानी है, ये दूध के साथ खानी है, ये खाना खाने से पहले खानी है, ये खाना खाने के बाद खानी है। ये सब जो डॉक्टर एक पर्चे पे लिख कर देता है, ये क्या होता है? इसको प्रिस्क्रिप्शन ही तो बोलते हैं। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दिया कि आपको ऐसा ऐसा करना है फ्यूचर में, अगर आप फ्यूचर में ऐसा ऐसा करोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया प्रिस्क्राइब करना। वैसे ही जब वो आपने ऐसा ऐसा किया, आपने एग्जीक्यूशन किया और 1 महीने बाद चाहे 1 हफ्ते बाद दोबारा गए तो वो आपके टेस्ट करवाएगा फिर से और फिर चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि पहले तुम्हारे हालात कैसे थे और आप कितने हालात हो गए और उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया। तो ये आप क्या कर रहे हो? कंट्रोलिंग कर रहे हो, इवैल्यूएट करने का काम, एनालाइज करने का काम कि पहले कितना था और अब कितना हो गया। तो कंट्रोलिंग हमें इवैल्यूएट करके बताती है, एनालाइज करके बताती है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और प्लानिंग हमें सिर्फ प्रिस्क्राइब करके बताती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये 4 रिश्ते हैं इनके बीच में। पहला मैंने बताया प्लानिंग और
कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, दूसरा बताया बोथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है बैकवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड भी है, और प्लानिंग प्रिस्क्राइब करती है, कंट्रोलिंग इवेलुएट करती है। ये 4 रिलेशन थे। अब बात आते हैं इंपॉर्टेंस पे। कंट्रोलिंग करने से फायदा क्या होगा? कंट्रोलिंग करने से पहला फायदा तो हमें यही होगा कि हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। हम क्यों इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं? इतनी सारी मेहनत हम इसलिए तो कर रहे हैं ताकि हम अपने गोल्स को बड़े आराम से अचीव कर सकें। हमें अपने गोल्स को अचीव करने में समस्या नहीं जानी चाहिए। हम अपने गोल्स को बड़े आराम से अचीव कर सकें ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना जाए। पहला मोटिव तो यही है हमारा। और इतनी सारी मेहनत करेंगे, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को फ्लैट परफॉर्मेंस से मेज़र करेंगे, अपने एक्शंस को मेज़र करेंगे, हम अपने रिजल्ट्स को मेज़र करेंगे, हम अपने रिजल्ट्स को प्लान के साथ कंपेयर करेंगे और उन पर फिर एक्शन दोबारा लेंगे ताकि वो ऐसा डिफरेंस ना आए। तो ये सब इसलिए तो कर रहे हैं ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाए। तो जितनी भी एक्टिविटी कंट्रोलिंग के अंदर की जा रही है उन सबका बेसिक पर्पज़ यही है कि हम क्या कर लें, उन सबका बेसिक पर्पज़ यही है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लें। तो पहला इंपॉर्टेंस, कंट्रोलिंग हमें मदद करती है गोल्स अचीव करने में। दूसरे नंबर पर कंट्रोलिंग हमें मदद करती है हमारे स्टैंडर्ड्स चेक करने में। जो हमने टारगेट सेट किए थे क्या वो सही सेट किए थे? कई बार क्या होता है हम टारगेट सेट तो कर लेते हैं लेकिन फिर हमें पता ही नहीं रहता कि वो हमारे टारगेट सही थे कि गलत थे। वैसे तो टारगेट सेट करने के लिए हमें टेलर ने बताया था वर्क स्टडी करनी चाहिए, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, लेकिन कई टाइम स्टडी में तो हमने वर्कर्स के टारगेट एक्चुअल में सेट किए थे। तो टाइम्स हमने ये स्टैंडर्ड को सेट कर लिया, लेकिन क्या वो एक्चुअल में सही है या गलत है, ये बात हमें पता कब चलेगी? जब हम कंट्रोलिंग करेंगे। जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तो हम देखेंगे एक्चुअल में कितना हो रहा है। अब तुमने वर्कर्स का टारगेट दे दिया कि भैया सबको 10-10 चेयर्स बनानी है एक दिन में, और तुम्हारी पूरी टीम में कोई भी बंदा है जो 8 चेयर से ऊपर नहीं जा पा रहा है, टीम में कोई भी नहीं है जो 8 से ऊपर जा पा रहा है, इसका मतलब टीम में कमी नहीं है, तुम्हारा टारगेट ही खराब है। आज के डेट में कंडीशन ये है कि 8 ही चेयर बनना पॉसिबल है। अगर एक्चुअल में 10 चेयर बनना पॉसिबल होता तो कोई तो बनाता, कोई तो बना पाता, तो हमें पता चल जाता कि बाकी लोग आलसपन दिखा रहे हैं, इसका मतलब जो हमसे काम अच्छे से बनता नहीं है। जब कोई भी नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब वो पॉसिबल भी नहीं है, वो बनना पॉसिबल ही ना हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में? अपने स्टैंडर्ड्स को डाउनवर्ड रिवाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स कम करने पड़ेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने प्लान किया कि हर एक बंदा 15 चेयर बनाएगा और पूरी टीम में हर एक बंदा लगा हुआ, कोई 20 बना रहा है, कोई 25 बना रहा है, 15 से छोड़ो 20 से नीचे कोई जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपने टारगेट ही बहुत लो सेट कर दिया था। अब मैं क्लास में बच्चों के लिए मार्क्स का टारगेट सेट करता हूँ, सबके 15 नंबर आने चाहिए 80 में से, तो अब कोई मुश्किल ही होगा कोई 15 से नीचे जाएगा, नहीं तो सबके 20, 30, 40, 50 ऐसे ही नंबर आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में बहुत अच्छे अचीव किया, इसका मतलब ये है कि मैंने टारगेट ही बहुत कम सेट किया था जो आसानी से अचीव करना पॉसिबल था, जो कि गलत था। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स आपने जो सेट किए वो एक्यूरेट थे या नहीं थे उसके बारे में भी पता चल जाता है जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो। और कंट्रोलिंग करने का एक और फायदा होता है कि हम चेक कर पाते हैं कहीं पे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे। मम्मी भी तो कंट्रोल करती है आपको, ये सामान इधर क्यों फेंक दिया, इसको इधर रखो, वो उधर रखो, तो ये इसलिए कर रही है ताकि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ये भी तो कंट्रोलिंग में ही आता है। आपने देखा था कि एक्चुअल में हमारे इतने रिसोर्सेज यूज होने चाहिए, इतना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल आपका ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि आप उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हो या उसका इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हो। तो फिर देखना पड़ता है, कंट्रोलिंग में चेक किया जाता है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं कि वो सही ढंग से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई उनको वेस्ट तो नहीं कर रहा है। साथ में जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्टिविटीज कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा हो। तो कंट्रोल भी किया जाता है रिसोर्सेज के ऊपर, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है। हम उनको लगातार समझाते हैं कि आपको अपना काम कैसे करना है ताकि वो सही समय पर सही काम कर सके। हम कंट्रोल में गाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति सही तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए, और ये एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए भी काम आता है। अब देखो, मैंने देखा तुम्हें टारगेट दिया था कि 10 यूनिट बनाने हैं और तुमने एक्चुअल में 10 बना लिए, तो मैं तुम्हें इंसेंटिव दूंगा कि नहीं दूंगा? और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो टारगेट था तुम एक्चुअल में अचीव कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली मोटिवेशन का वो मोड बनेगा। इन मोटिवेशन कब आता है? जब काम दो को काम हो जाए तो मोटिवेशन आने लगता है, काम ना हो तो डिमोटिवेशन आने लगता है। और एम्प्लॉयज़ को अगर हमने काम दिया था, टारगेट दिया था, और जब वो उसको अचीव करेंगे एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम से, हम गोल भी कम्युनिकेट करते हैं, स्टैंडर्ड्स भी बताते हैं एडवांस में, और जब वो लोग उस गोल पर काम करते हैं और वो एक्चुअल में अचीव कर लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करते हैं। और कई बार एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स भी सुनी जाती हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर कि क्यों भैया, किस वजह से आपके गोल अचीव नहीं हो पा रहे। तो ये भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का काम करता है। और ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखना, चेक करते रहना कोई डिसऑनेस्ट तो नहीं हो रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। कंट्रोल में ये भी तो चेक करना पड़ता है, कोई उनकी टाइम टाइम मॉनिटर करते रहना, उनको एम्प्लॉयज़ को
कैमरा में से देखते रहते हैं कि देखते रहे, कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा, गप्पे तो नहीं लगा रहा, कोई किसी दीदी के साथ तो नहीं बैठ के बातें करने के लिए टाइम पास कर रहा। तो ये सब चीज़ें भी चेक की जाती है, जिससे ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है। और एक लास्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जितने रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत है और जितने एक्चुअल में अवेलेबल है वो बैलेंस बने रहें, जितने हमारे पास हैं और जितने चाहिए वो उनके बीच में बैलेंस बना रहे। और हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट को जिसको जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको वो उतने मिलते रहें, वो प्रॉपरली यूटिलाइज होते रहें। जब हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपर डायरेक्शंस मिलती रहेंगी, प्रॉपर रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती रहेंगी, तो हर एक डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं, आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ये फायदे हैं कंट्रोलिंग के, और बस इतने ही फायदे थे कंट्रोलिंग के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया